वेल स्टूडेंट्स, रासायनिक गतिकी यानी केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर नंबर 11 में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कोलिजन थ्योरी या फिर इसको कहते हैं टक्कर का सिद्धांत। तो ये हो गया टक्कर का सिद्धांत जिसे कोलिजन थ्योरी कहते हैं। और टक्कर का सिद्धांत के आधार पे यह बताया जाता है कि अभिकारक किस प्रकार से आपस में प्रतिक्रिया करते हैं, आपस में टकराते हैं और टकराने के बाद उत्पाद का निर्माण करते हैं। यानी यह तो कन्फर्म है कि जब तक रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक के अणु आपस में टकराएंगे नहीं तब तक उत्पाद का निर्माण नहीं होगा। अब प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि क्या जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं या अभिकारक के अणु हैं वो आपस में जितने बार टकराएंगे क्या उन सभी टक्कर में उत्पाद का निर्माण हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है कि जितने भी टक्कर हैं वो सारे के सारे टक्कर यानी कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो कोलिजन होता है वो सारे के सारे कोलिजन फ्रूटफुल नहीं होता, लाभदायी नहीं होता है। यानी कि जितना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 100 टक्कर हुआ, 100 मॉलिक्यूल्स के बीच में टक्कर हुआ तो 100 मॉलिक्यूल्स उत्पाद में बदल गया, 100 या प्रोडक्ट में बदल गया, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है 100 मॉलिक्यूल्स में से 50 मॉलिक्यूल उत्पाद में बदल पाए और बाकी 50 मॉलिक्यूल उत्पाद में नहीं बदल पाए। तो ये है टक्कर सिद्धांत का कहना कि टक्कर सिद्धांत का कहना ये है कि सारे के सारे सबसे पहले तो अभिकारक के अणु को एक दूसरे के साथ टकराने की जरूरत है। जब तक उन अणुओं के बीच में टक्कर नहीं होगा तब तक उत्पाद का निर्माण नहीं होगा। दूसरी बात इनका ये कहना है कि सारे के सारे अभिकारक के अणुओं के बीच के टक्कर लाभदायी नहीं होते हैं, वो उत्पाद में नहीं बदल पाते हैं। तो कौन से अणु उत्पाद में बदल पाएंगे? तो उनका कहना है कि वैसे अभिकारक के अणु जिनके पास उचित मात्रा में सक्रियण ऊर्जा होती है वही उत्पाद में बदल पाते हैं, और वैसे अभिकारक के अणु जिनके पास सक्रियण ऊर्जा की मात्रा कम होती है या फिर सक्रियण ऊर्जा नहीं होती है वो उत्पाद में टकराने के बाद भी नहीं बदल पाते हैं। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात इनका कहना होता है कि देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि सक्रियण ऊर्जा के साथ अगर दो अणु आपस में टकराएं तो उत्पाद में ही वो बदल जाए। क्यों भाई? अभी तो कहा गया कि सक्रियण ऊर्जा अगर रहेगा तो उत्पाद में बदल जाएगा अभिकारक टक्कर के बाद। तो बात यहाँ पे ये होती है कि टक्कर जो होना चाहिए वह टक्कर एक सही दिशा में सही जगह पे होनी चाहिए। अगर देखिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मान लीजिए जैसे आपको ये ढक्कन खोलना है तो आपको ऊर्जा एक सही दिशा में, मान लीजिए ऊर्जा है हमारे पास कि हम चाहें तो ये ढक्कन खोल दें। तो अब देखिए अब ये पूरा का पूरा अभिकारक है और इस अभिकारक में हम इस ढक्कन को खोलना चाहते हैं तो हम यहाँ पे ऊर्जा लगा रहे हैं, हमारे पास पूरा ऊर्जा है कि हम इसको खोल सकते हैं ढक्कन को। लेकिन हम यहाँ पे अगर ऊर्जा लगाएं तो क्या ये खुलेगा? नहीं खुलेगा। यहाँ ऊर्जा लगाएं तो क्या खुलेगा? यहाँ ऊर्जा लगाएं तो क्या खुलेगा? नहीं खुलेगा। ये तभी खुलेगा जब उचित ऊर्जा के साथ इस सही दिशा में क्या किया जाए, ऊर्जा लगाया जाए, तभी ये ढक्कन खुलेगा। और यही बताता है कि सक्रियण ऊर्जा के रहने के बावजूद भी उत्पाद का निर्माण तभी होगा जब सही दिशा में सही जगह पे क्या होगा, ऊर्जा लगाया जाएगा, तभी क्या हो पाएगा, उत्पाद का निर्माण हो पाएगा। यानी कि सही दिशा में सही जगह पे सही दिक विन्यास में प्रॉपर ओरिएंटेशन में जब तक कोलिजन नहीं होगा तब तक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये कहना है कोलिजन थ्योरी का, टक्कर सिद्धांत का, कि उत्पाद का निर्माण अगर करना है तो अभिकारक अणुओं के पास सक्रियण ऊर्जा का होना आवश्यक है, उचित मात्रा में सक्रियण ऊर्जा का होना आवश्यक है। और उचित मात्रा में सक्रियण ऊर्जा के साथ साथ उनके टक्कर का जो दिशा होना चाहिए वो बिल्कुल सही दिशा होना चाहिए, और सही जगह पर अगर टक्कर हो प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ सही दिक विन्यास में तभी क्या हो पाएगा, उत्पाद का निर्माण हो पाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं टक्कर के सिद्धांत में। लिखते हैं इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार
इस सिद्धांत के अनुसार पहला पॉइंट, उत्पाद का निर्माण तभी हो पाएगा जब अभिकारक के अणु आपस में टकराएंगे। ये ध्यान रखिएगा कि अभिकारक के अणु जब आपस में टकराएंगे तभी क्या हो पाएगा, उत्पाद का निर्माण हो पाएगा। दूसरी बात लिखेंगे, सभी ऐसे लिखिएगा, अभिकारक के अणुओं के बीच का टक्कर का सभी टक्कर फलदायी नहीं होता है, यानी फ्रूटफुल नहीं होगा, फलदायी नहीं होगा, मतलब उत्पाद में नहीं बदल पाएगा। तो क्या कह सकते हैं, तीसरा पॉइंट में लिखेंगे, अभिकारक के अणुओं का फलदायी टक्कर होने के लिए अभिकारक के अणुओं का फलदायी टक्कर होने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता है। कुछ नियमों की आवश्यकता होती है, यानी कि फलदायी टक्कर होने के लिए कुछ नियम की आवश्यकता होती है। क्या क्या? तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे कहेंगे क्या कि अभिकारक के अणुओं के पास उचित मात्रा में सक्रियण ऊर्जा होना चाहिए। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे एक एक करके। पहला तो ये कि अभिकारक के अणुओं के पास उचित मात्रा में कौन सा ऊर्जा होना चाहिए, सक्रियण ऊर्जा होना चाहिए। दूसरी बात हम लोग करते हैं कि अभिकारक के अणुओं के बीच का टक्कर सही दिशा में उचित दिक् विन्यास के साथ होना चाहिए। तो ये दो क्राइटेरिया है, जिन दो क्राइटेरिया के आधार पे हम ये समझ सकते हैं कि उत्पाद के निर्माण के लिए दो चीजें जरूरी हैं। कौन कौन सा? पहला हो गया अभिकारक के अणुओं के पास उचित मात्रा में सक्रियण ऊर्जा होनी चाहिए, और दूसरा ये कि वो जो टक्कर होना चाहिए अभिकारक के अणुओं का, वो सही दिशा में सही जगह पे टक्कर होना चाहिए। तो चलिए दोनों के बारे में एक एक कर हम लोग बात करेंगे। देखिए एक टर्म है यहाँ पे कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जिसको कि टक्कर आवृत्ति कहते हैं। और यह कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहता है कि जितना ज़्यादा कोलिजन फ्रीक्वेंसी अभिकारक के अणुओं का होगा उतना ही ज़्यादा उत्पाद का निर्माण होगा, और जितना कम कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगा उतना ही कम उत्पाद का निर्माण होगा। अब बात यहाँ पे ये आती है कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो सबसे पहले ये देखिए, कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा टक्कर। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या कह सकते हैं, आवृत्ति का मतलब क्या कहते हैं, ध्यान से समझिए। तो इकाई आयतन में, इकाई समय में अभिकारक के जितना ज़्यादा से ज़्यादा अणु आपस में टकराते हैं, इसी को क्या कहेंगे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहेंगे। मतलब कि 1 सेकंड में अभिकारक के अणु
किसी एक इकाई आयतन में जितना ज्यादा से ज्यादा टक्कर करेंगे उसी को हम क्या कहेंगे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहेंगे। यानी कि अब देखिए कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा का मतलब क्या हो गया कि ज्यादा अभिकारक के अणु एक सेकंड में क्या करेंगे, टक्कर करेंगे, और जितना ज्यादा टक्कर होगा उतना ही ज्यादा उत्पाद बनने की संभावना होगी। और अगर कोलिजन फ्रीक्वेंसी कम है तो क्या होगा, अभिकारक के अणु प्रति सेकंड कम टक्कर करेंगे, और जितना कम टक्कर होगा उतना ही उत्पाद बनने की संभावना कम होती है। तो इसके बारे में लिखेंगे, अभिकारक के अणुओं का प्रति सेकेंड इकाई वॉल्यूम, इकाई आयतन में होने वाले टक्कर को कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। या फिर आप ऐसे समझिए कोलिजन फ्रीक्वेंसी को कि मतलब कि एक सेकेंड में अभिकारक के अणु जितना ज्यादा से ज्यादा टकराएंगे वही क्या कहलाएगा, इनका कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहलाएगा, यानी टक्कर आवृत्ति कहलाएगा। अब यहाँ पे एक बात लिखेंगे कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी समानुपाती होगा किसके, उत्पाद के निर्माण। तो देखिए कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो है वो किसका समानुपाती हो रहा है, उत्पाद के निर्माण का। जितना ज्यादा कोलिजन फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा उत्पाद का निर्माण, और जितना कम कोलिजन फ्रीक्वेंसी उतना ही कम क्या होगा, उत्पाद का निर्माण होगा। अब देखिए इसके आगे बात करते हैं, अभिकारक अणुओं का कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने पर उत्पाद का निर्माण भी ज्यादा होता है। तो ये हो गया आपका कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जिसके माध्यम से समझिएगा जितना ज्यादा कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगा, टक्कर की आवृत्ति जितना ज्यादा होगी उतना ज्यादा उत्पाद का निर्माण होगा, और टक्कर की आवृत्ति जितना कम होगी उतना ही कम उत्पाद का निर्माण होगा। अब हम लोग फिर से बात कर लेते हैं किसके बारे में, कि उत्पाद निर्माण के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक होती है, जिसमें कि पहला हम लोगों ने बात किया था कि अभिकारक अणुओं का के पास उचित मात्रा में सक्रियण ऊर्जा होना चाहिए। तो चलिए वहां से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हलदाई टक्कर के लिए आवश्यक शर्तें। तो फलदायी टक्कर के लिए क्या होना चाहिए, आवश्यक शर्तें, और अब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो फलदायी टक्कर के लिए आवश्यक शर्तों में सबसे पहला शर्त हमारा क्या था कि उचित मात्रा में सक्रियण ऊर्जा अभिकारक अणुओं का। तो उचित मात्रा में सक्रियण ऊर्जा चाहिए अभिकारक अणुओं का। तो इसको एक ग्राफ के माध्यम से हम लोगों ने सक्रियण ऊर्जा को देखा था, उसको फिर से यहाँ पर देखिए सक्रियण ऊर्जा को। देखिए यहाँ पे लिखते हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और यहाँ पे लिखते हैं एनर्जी। और हम लोगों ने देखा था क्या कि मान लीजिए यहाँ पे आपके पास एक अभिकारक है A+B, इसको आप यहाँ पे अभिकारक लिख दीजिए, और ये बदलना चाहता है उत्पाद में, और यहाँ पे AB में बदलना चाहता है। तो इसको एक ट्रांजिशन स्टेट से होकर गुजरना होता है, जिसको कि हम लोग सक्रिय जटिल कहते हैं। इसको ट्रांजिशन स्टेट या फिर सक्रिय
जटिल भी कहा जाता है। तो हम लोग ने पढ़ा था कि जब तक ये अभिकारक के अणु आपस में प्रतिक्रिया करके सक्रिय जटिल यानी ट्रांजिशन स्टेट का नहीं निर्माण करेंगे तब तक ये उत्पाद में नहीं बदल सकते हैं। तो उत्पाद में बदलने के लिए इनको एक ट्रांजिशन स्टेट बनाने की जरूरत होती है, और वह ऊर्जा, जिस ऊर्जा के कारण ये क्या कर पाते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बना पाते हैं, उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। यानी अभिकारक का सामान्य ऊर्जा और ट्रांजिशन स्टेट को प्राप्त करने के लिए जिस ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी वही क्या कहलाता था, एक्टिवेशन एनर्जी। इसी को हम लोग कहते थे सक्रियण ऊर्जा। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पे 200 अणु हैं ए और बी के, और ये क्या करना चाहते हैं, उत्पाद बनाना चाहते हैं। अब ये 200 अणुओं को इस उत्पाद को बनाने के लिए पहले ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंचना होगा, और जिसके लिए मान लिया जाए कि 100 जूल ऊर्जा की जरूरत है। अब 200 अणुओं में 10 अणु के पास 100 जूल ऊर्जा है और 190 अणु के पास 100 जूल ऊर्जा से कम है। तो देखिए, वैसे 10 अणु जिनके पास 100 जूल ऊर्जा है वो तो आसानी से सक्रिय जटिल बना पाएंगे, और ट्रांजिशन स्टेट बनाने के बाद ये आसानी से उत्पाद में बदल जाएंगे। लेकिन वैसे 190 अणु जिनके पास उचित मात्रा में सक्रियण ऊर्जा नहीं है, यानी कि जितना ऊर्जा की जरूरत है उससे कम ऊर्जा है, वो कभी भी सक्रिय जटिल यानी ट्रांजिशन स्टेट नहीं बना पाएंगे। और जब ट्रांजिशन स्टेट ही नहीं बना पाएंगे तो उत्पाद कैसे बनेगा। इसलिए उत्पाद बनने के लिए अभिकारक अणुओं के पास उचित मात्रा में सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और जितने अणुओं के पास उचित मात्रा में सक्रियण ऊर्जा होगी उतने अणु क्या कर पाएंगे, उत्पाद में बदल पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि अभिकारक अणुओं को उत्पाद में बदलने के लिए पहले ट्रांजिशन स्टेट में बदलना पड़ता है, फिर वे उत्पाद में बदल पाते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात यहाँ पे ये लिखेंगे, अभिकारक अणुओं के पास, वैसे अभिकारक अणु जिनके पास, ऐसे लिखिए, वैसे अभिकारक अणु जिनके पास उचित मात्रा में सक्रियण ऊर्जा मौजूद होती है, उचित मात्रा में सक्रियण ऊर्जा मौजूद होती है, वे आसानी से उत्पाद में बदल जाते हैं। और एक पॉइंट और लिखिएगा कि वैसे अणु जिनके पास उचित मात्रा में सक्रियण ऊर्जा होती है, वे आपस में टक्कर कर उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो चलिए, ये उत्पाद का निर्माण हो गया, यानी कि ध्यान से समझना है कि अभिकारक के अणुओं के पास में उचित मात्रा में जब सक्रियण ऊर्जा होगी तभी वे आपस में टक्कर कर पाएंगे, टक्कर करके ट्रांजिशन स्टेट बना पाएंगे, और ट्रांजिशन स्टेट बना के किसमें बदल जाएंगे, उत्पाद में बदल जाएंगे। तो ये तो पहला हो गया कि उचित मात्रा में सक्रियण ऊर्जा अभिकारक अणुओं के पास होना चाहिए। अब दूसरी बात होगी प्रॉपर ओरिएंटेशन, यानी कि उचित दिक विन्यास, सही दिशा में होने की वजह से ही क्या होगा कि टक्कर जो होगा वो फलदायी होगा और उत्पाद का निर्माण होगा। तो चलिए बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। चलिए अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। इसमें लिखते हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन।
इसको कहते हैं उचित दिक् विन्यास। उचित दिक् विन्यास का आवश्यक होना जरूरी है कि उत्पाद के निर्माण के लिए सही दिशा में सही जगह पे टक्कर होना चाहिए, तभी उत्पाद बन पाएगा। अगर कहीं दूसरे जगह पे टक्कर होता है तो उत्पाद नहीं बन पाएगा। जैसे देखिए, ये दो अभिकारक हैं और इनके टकराने के बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं। इधर से भी टकरा सकता है, ऐसे टकरा सकता है, ऐसे टकरा सकता है, ऐसे टकरा सकता है, बहुत सारी जगहों पे टकरा सकता है। तो अब ये प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि ये उत्पाद में कैसे बदल सकता है। तो देखिए, जब ये दोनों आमने सामने टकराएंगे तभी ये उत्पाद में बदल पाएंगे। पहली बात ये। तो देखिए, मान लीजिए ये दोनों आमने सामने ना टकराए, ऐसे टकराए तो क्या उत्पाद में बदल पाएंगे? नहीं बदल पाएंगे। क्या ऐसे टकराए तो क्या उत्पाद में बदल पाएंगे? नहीं बदल पाएंगे। ऐसे टकराए तब भी उत्पाद में नहीं बदल पाएंगे। तो कैसे टकराए? ये आमने सामने जब इनकी टक्कर होगी तभी ये किस में बदल पाएंगे? उत्पाद में बदल पाएंगे। तो प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि क्या अभिकारक अणुओं के पास उचित मात्रा में सक्रिय ऊर्जा है, और उचित मात्रा में सक्रिय ऊर्जा होने के बावजूद वो किसी भी दिशा में आपस में आके टकराए तो क्या उनका उत्पाद बन जाएगा? तो यहाँ कहेंगे नहीं, उनका उत्पाद नहीं बन पाएगा। उनका उत्पाद उचित मात्रा में सक्रिय ऊर्जा होने के साथ साथ उचित दिशा में उचित समय पे जब ये आपस में टक्कर करेंगे तभी उत्पाद का निर्माण हो जाएगा। तो चलिए इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे देखिए, एक अभिक्रिया है आपके पास, मान लीजिए यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन है कुछ इस प्रकार से, और ये तीसरा हाइड्रोजन है CH3Cl। अब CH3Cl है। अब देखिए, यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड इसको कहते हैं। मिथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया हम कर रहे हैं हाइड्रोक्साइड आयन से। अब देखिए, यहाँ पर ये अभिक्रिया संपन्न होने के लिए होता क्या है कि ये हाइड्रोक्साइड आयन कुछ इस प्रकार से OH- आयन जो है कुछ इस प्रकार से यहाँ से जाके कार्बन के साथ टकराता है। क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन को कार्बन के साथ जुड़ना होता है, इसलिए हाइड्रोक्साइड आयन इसको पीछे से जाकर इस कार्बन से टकराता है, और जब इस कार्बन से टकराएगा तो क्लोरीन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और क्लोरीन के बाहर निकलने के साथ इनका उत्पाद बन जाता है। कैसे? तो देखिए, कार्बन के साथ यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन टकरा के जुड़ गया। अब यह हाइड्रोजन इधर से इधर चला गया, ये हाइड्रोजन यहाँ से ऐसे चला गया, और ये हाइड्रोजन यहाँ से कुछ इस प्रकार चला गया। देखिए, तो ये हाइड्रोजन हो गया, और ये आपका क्या बन गया? मिथाइल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल बन गया, और हाइड्रोजन HCl के साथ बाहर निकल गया, और ये देखिए ये क्या बन गया? मिथाइल क्लोराइड बन गया। तो देखिए, मिथाइल क्लोराइड से मिथाइल एल्कोहल में बदलने के लिए हाइड्रोक्साइड आयन को मिथाइल क्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया करने की जरूरत थी। इस प्रतिक्रिया में हाइड्रोक्साइड आयन जब पीछे से आकर कार्बन के साथ टक्कर करता है तो क्लोरीन बाहर निकलता है और उत्पाद का निर्माण होता है। ये तो एक बात हो गई। अब सोचिए कि अगर ये हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ से ऐसे आता, इसके साथ टकराता तो क्या उत्पाद बन पाता? तो नहीं, ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देते और ये उत्पाद नहीं बन पाता। तो यानी इस दिशा में टकराने पर क्या हो रहा है? उत्पाद का निर्माण नहीं हो रहा। अब देखिए, क्या ये इस दिशा में यहाँ से आगे ऐसे टकराता तो क्या उत्पाद का निर्माण हो पाता? तो बिल्कुल नहीं, यहाँ से भी उत्पाद का निर्माण संभव नहीं है। और अगर ये हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ से आकर इस दिशा में टकरा पाता तो क्या उत्पाद का निर्माण कर पाता? तो नहीं, इनके बीच में प्रतिकर्षण ज्यादा होने की वजह से उत्पाद का निर्माण नहीं होता। तो यानी देखिए, इस प्रतिक्रिया में आप ध्यान से देखिए कि 1 2 3 तीन दिशा में हाइड्रोक्साइड आयन जब मिथाइल क्लोराइड के साथ टकराता है तो उसका उत्पाद नहीं बन पाता है, जबकि ये हाइड्रोक्साइड आयन जब इसके इस कार्बन के साथ पीछे से टकराता है और टकराने के बाद क्लोरीन बाहर निकलता है तभी उत्पाद का निर्माण हो पाता है। तो देखिए, हाइड्रोक्साइड आयन के पास सक्रियण ऊर्जा तो बार बार है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, उचित मात्रा में सक्रियण ऊर्जा है। उसके बावजूद देखिए आप 1 2 3 टक्कर में तो उत्पाद नहीं बन पा रहा है, लेकिन ये प्रॉपर इस दिशा में जब आके टकरा रहा है तभी उत्पाद का निर्माण हो पा रहा है, जो यह समझाता है कि अभिकारक के अणुओं के पास सिर्फ उचित मात्रा में सक्रियण ऊर्जा के रहने की ही आवश्यकता नहीं है, उसके साथ साथ अभिकारक के अणुओं के पास सक्रियण ऊर्जा के साथ साथ
उचित दिशा में, मतलब सही दिशा में एक सही जगह पे टक्कर करने की आवश्यकता होती है, जिससे उत्पाद का निर्माण होता है। तो चलिए इसके बारे में नोट करते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे यहाँ पे? हम लोग लिखेंगे कि इस अभिक्रिया में हाइड्रोक्साइड आयन जब मिथाइल क्लोराइड के पीछे से जाकर टकराता है, तभी उत्पाद का निर्माण होता है। जबकि दूसरे तरफ से टकराने पर उत्पाद का निर्माण नहीं होता है। अतः उत्पाद के निर्माण के लिए अभिकारक अणुओं का सही दिशा में तथा उचित स्थान पर टक्कर होना आवश्यक होता है। अतः उत्पाद के निर्माण के लिए उचित मात्रा में सक्रियण ऊर्जा तथा उचित दिशा तथा स्थान जरूरी है। तो चलिए ये टक्कर सिद्धांत हो गया, जिसमें कि दो चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। क्या क्या? कि पहला, अभिकारक अणुओं के पास उचित मात्रा में सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है, सक्रियण ऊर्जा उचित मात्रा में चाहिए, तथा टक्कर जो अभिकारक अणुओं का होगा वो उचित दिशा में उचित स्थान पर होगा, तभी उत्पाद का निर्माण हो पाएगा। तो ये आपका कोलिजन थ्योरी यानी टक्कर का सिद्धांत समाप्त हुआ। तो देखिए इस प्रकार से हम लोगों ने रासायनिक गतिकी के अंतिम टॉपिक को भी कंप्लीट कर लिया है और इसके साथ हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। एक टॉपिक और बच गया है जिसको अलग से हम आपको बताएंगे, वो है ग्राफ कि रासायनिक गतिकी में प्रथम कोटि अभिक्रिया, द्वितीय कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया के अवकलन वेग समीकरण और समकलन वेग समीकरण के लिए जो विभिन्न प्रकार के ग्राफ होते हैं उसके लिए हम एक अलग से क्लास ऑर्गेनाइज करेंगे। तो ऐसे आप मान के चलिए कि आपका ये रासायनिक गतिकी यानी केमिकल काइनेटिक्स का क्लास आज संपन्न होता है और इसके बाद हम अब एक दूसरे चैप्टर यानी टॉपिक चैप्टर के साथ दूसरे अध्याय के साथ हम लोग मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। बाय।